मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टुडे हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम हमारी कीर्तिका जो पूरक पुस्तक है उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय क्या है कि मेरे संग की औरतें मेरी, मेरे संग की औरतें मेरी। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। कौन है इसकी लेखिका? मृदुला गर्ग। क्या है कि मृदुला गर्ग ने इस पाठ में अपने ही जो सगे संबंधी हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। तो उनके जीवन पर प्रकाश डालने से पहले थोड़ा सा हम मृदुला गर्ग के बारे में जानेंगे। मृदुला गर्ग जो एक लेखिका है, इनका जन्म 1938 में लकाता महानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लकाता महानगर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? लकाता महानगर में। मृदुला गर्ग का जन्म लकाता महानगर में 1938 में हुआ था। 1938 में लकाता महानगर में इनका जन्म हुआ था। ये दिल्ली आकर रहने लग गए थे। इन्होंने एमए अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए इकोनॉमिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। अर्थशास्त्र की परीक्षा इन्होंने अर्थशास्त्र की परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने उत्तीर्ण की। इसके बाद 1974 से ये स्वतंत्र लेखन के कार्य में लीन हो गई। दिल्ली में रहते हुए स्वतंत्र लेखन के कार्य में ये लीन हो गई। ये 3-4 बहनें थी लेखिका, और इसकी बहनें, एक इनका भाई था। वो सब लेखन के कार्य से संबंधित थे, सब लेखन का कार्य करते थे। जन्म के बाद मृदुला गर्ग दिल्ली में आकर रहने लग गए थे। उन्होंने वहां से दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में की। उसके बाद 1974 में उन्होंने 3 बहनें और एक उनका भाई था, सभी ने स्वतंत्र लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्र लेखन क्या है कि स्वतंत्र, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन उन पर नहीं थी। अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति से जैसे उन्होंने शब्द चाहे, जैसा उन्होंने लिखना चाहा, जो उन्होंने देखा उस सब के बारे में उन्होंने सुना। तो स्वतंत्र लेखन का कार्य अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। गद्य साहित्य में स्वतंत्र लेखन का कार्य किया। इन्होंने निबंध लिखे, रचनाएं इनकी निबंध, उपन्यास, कहानी संग्रह इनके काफी थे। इनके उपन्यास हैं उनके हिस्से की धूप, एनीते चितकोबरा तथा काठ गुलाम। उनके कहानी संग्रह है रंग ढंग, चूकते नहीं सवाल। इनकी जो 2 खंडों की कहानियां हैं, इन्होंने 2 खंडों की कहानी लिखी थी, उसका नाम है संगति विसंगति। कौन सी है इनकी? संगति विसंगति। तो बच्चों, इसमें जो हमने पढ़ा, कौन से थे इनके उपन्यास? उपन्यास कौन सा है इनका? उनके हिस्से की धूप, उनके हिस्से की धूप, एनीते चितकोबरा, एनीते चितकोबरा तथा काठ गुलाम। इनके जो निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह कौन से हैं? रंग ढंग। इनके निबंध संग्रह है रंग ढंग, चूकते नहीं सवाल, चूकते नहीं सवाल। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 2 खंड कहानियां लिखी हैं, और वो जो 2 खंड कहानियां इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगति विसंगति। क्या नाम है उसका? संगति विसंगति। संगति विसंगति। तो एक बार हम फिर से देखेंगे कि मृदुला गर्ग का जन्म कहाँ हुआ? 1938 में। कब हुआ उनका जन्म? 1938 में। और कहाँ हुआ? लकाता महानगर में। कहाँ पर जन्म हुआ उनका? लकाता महानगर में। और उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय से। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? एमए अर्थशास्त्र। एमए अर्थशास्त्र की डिग्री उन्होंने वहां से ली थी।
कहाँ से ली थी? दिल्ली विश्वविद्यालय से। और फिर उन्होंने 1974 में, कब? 1974 में स्वतंत्र लेखन का कार्य, अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति से स्वतंत्र लेखन का कार्य प्रारंभ किया था। उन्होंने हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य की विधा पर प्रकाश डाला था कि गद्य साहित्य की विधा में किस पर प्रकाश डालते हैं हम? कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। तो उनके उपन्यास है, कौन से उपन्यास है? उनके हिस्से की धूप, नित्य चित कोबरा तथा काठगुलाम। उनके निबंध संग्रह है कौन से? रंग ढंग, चूकते नहीं सवाल, और उनकी 2 खंड कहानियां हैं संगति विसंगति। तो मृदुला गर्ग ने, जो हम इनकी कथा पढ़ेंगे वो क्या है कि मेरे संग की 2 औरतें, मेरे संग की 2 औरतें मेरी। इसमें लेखिका ने अपने ही परिवार के, अपने ही सगे संबंधियों के जीवन पर प्रकाश डाला है। क्या है कि लेखिका की नानी थी। लेखिका ने कभी उन्हें देखा नहीं था, लेकिन ना ही उनसे कभी कहानी सुनी। जब देखा ही नहीं तो कहानी सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लेखिका ने उन्हें कभी देखा नहीं था, उनकी कहानियां उनसे सुनी नहीं, उनकी कहानी उनसे नहीं सुनी, लेकिन उनकी कहानी सुनी है किसके थ्रू? अपनी माँ के थ्रू, अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के थ्रू उनकी कहानियों को लेखिका ने सुना है। तो जो लेखिका की नानी है वो स्वतंत्र विचारों की लेडी है। वैसे तो वो पारिवारिक, घरेलू, बिल्कुल उबाऊ सी पर्दानसी औरतें हैं। पर्दा करने वाली, जो पर्दा प्रथा हमारे हैं कि पुरुषों से नहीं बोलना, कोई आ जाता है। यहाँ तक कि जो मृदुला गर्ग की नानी थी वो अपने पति से भी घूंघट में बात करती थी, वो अपने पति से भी घूंघट में बात करती थी। यहाँ तक इन विचारों में रहने वाली औरत के जब हम विचारों को पढ़ेंगे, जब एंड लास्ट तक हम जाएंगे तो क्या देखेंगे कि इनके विचारों की स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता के प्रति जो इनकी अभिव्यक्ति है वो कैसी है? वो बड़ी ही स्वतंत्र है देश के प्रति, बिल्कुल कूट कूट कर भावना इन्होंने भरी हुई है। अब जब लेखिका जो है उनकी माँ की शादी, क्या होता है कि जब किसी घर में परिवार के मेंबर के हम प्यारे हो जाते हैं तो उसकी बातों को मानने के लिए भी हम मजबूर हो जाते हैं। ये चाहकर नहीं कि वो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ये सोचकर कि उनकी भावनाओं की कदर करके वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसको जानकर भी हम उनके विचारों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या है कि लेखिका की नानी है और उनके नाना है। शादी के कुछ समय बाद ही वो बाहर विलायत में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर वहां से आते हैं तो उनका रंग ढंग, उनका हुलिया, हाव भाव, उनके जो विचार हैं सब कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता है कि सब अंग्रेजी ढंग हो जाता है। उनका रहन सहन है वो भी अंग्रेजी हो जाता है और पूरा का पूरा जो रहन सहन है सब कुछ अंग्रेजी हो जाता है उनका। फिर है तो वो हिंदुस्तानी होते हुए भी उनका सब कुछ अंग्रेजी हो जाता है। लेकिन जो लेखिका की नानी है वो तो भारतीय परंपरा से बिल्कुल परिचित है, लेकिन वो अपने पति को कभी भी मजबूर नहीं करती है, अपनी इच्छाओं को अपने पति पर कभी नहीं थोपती है, उसकी बातों को सुनती है, बस इतना ही। ना ही तो अपने जीवन में उनका इंटरफेयर होने देती है, ना ही उनके विचार जो है अपने ऊपर थोपती हैं। जो लेखिका की नानी है वो अपने ही विचारों से रहती हैं। क्या है कि वो बीमार हो जाती हैं, कम ही उम्र थी उनकी और वो बीमार हो जाती हैं। जब वो बीमार हो जाती हैं तो उनकी मृत्यु का समय नजदीक होता है। उनकी मृत्यु का समय नजदीक होता है तो लेखिका की माँ की उम्र उसमें 15 वर्ष थी। किसकी? लेखिका की माँ की उम्र 15 वर्ष थी। कहानी किसकी बता रही हूँ मैं बेटा आपको? लेखिका की नानी की। तो उनकी माँ की उम्र जो है वो 15 साल थी। जब वो 15 साल की थी, मृत्यु का समय नजदीक आ गया तो उनकी शादी की बात होने लगी। जब उनके नाना विलायत से आए हुए थे, ज्यादा समय एक दूसरों से बातें करके नहीं बिताते थे, तो क्या था, फिर वो एक दिन अपने पति से कहती हैं जब वो बीमार थी कि आपके जो दोस्त हैं प्यारेलाल शर्मा, कौन? प्यारेलाल शर्मा, प्यारेलाल शर्मा से मैं मिलना चाहती हूँ। उनके मुख से इस प्रकार की बातों को सुनकर कि जो एक पर्दे के अंदर औरत रहती है, कभी अपने पति से बात नहीं करती और आज वो सारे परिवार के सामने बैठे हुए एकदम से कहती है कि मैं प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। क्या था कि मृत्यु का समय नजदीक था। उनके नाना भी उनसे ज्यादा कुछ नहीं कह सके। वो उनके कहने से और प्यारेलाल को बुला लाते हैं। प्यारेलाल आ जाते हैं तो लेखिका की नानी उनसे कहती है कि शर्मा जी बात ऐसी है कि मैं अपनी लड़की की शादी का जो भार है वो आपके कंधों पर सौंपती हूँ।
आप मुझे वचन देंगे कि आप ही इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढेंगे और मुझे एक सहाबी खानदान, रईसी खानदान का व्यक्ति नहीं चाहिए। वो जो लेखिका का घर है वो रईसी खानदान का है, साहबों के ख्याल है उनके अंदर मतलब अच्छे अमीर घराने के वो लोग हैं, हर तरह की सुख सुविधा सब कुछ सब साहबों के ख्याल में होने के कारण वो एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं, अपने अपने विचारों में खोए रहते हैं। तो वो कहती है कि मुझे इस साहबी खानदान में रिश्ता नहीं करना, मेरी लड़की के लिए तो एक आज़ादी का सिपाही ढूंढ दो और उसके साथ इसकी शादी कर दो। ठीक है, उन्होंने वचन दे दिया कि ठीक है मैं ऐसा कर देता हूँ। क्या है कि एक लड़का है, आज़ादी के आंदोलन में वो भाग ले लेता है। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको ICS की परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है कि जो उसने ICS की पढ़ा लिखा होनहार लड़का था, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले लेता है। अंग्रेजी समय था, अंग्रेजों का राज था, तो वो क्या करते हैं उसको उसके ऊपर जो उसको ICS की परीक्षा थी उसमें बैठने नहीं दिया जाता। ICS की क्या होती है? इंडियन सिविल सर्विस होती है ये। इसमें बड़ी बड़ी पोस्टें जैसे कि हमारे जो DC हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, ये सब आते हैं। और आज ICS की परीक्षा को हम क्या बोलते हैं? IAS की परीक्षा, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जिसमें दी जाती हैं वो होती है। तो आज इसका नाम बदल दिया गया है। उस समय से ICS के नाम से जाना जाता था, उससे उसको वंचित कर दिया जाता है। क्या है कि जो ये लड़का है ये बिल्कुल पैतृक संपत्ति भी इसकी जेब में नहीं होती, ना धेला इसकी जेब में होता है, और जो पैसे की जो और शौकत होती है जब घर में खर्चा है तो उसको भी वो सिर चढ़ाता चला जाता है। एक ऐसे लड़के के साथ लेखिका की शादी कर दी जाती है। क्या कि अपनी नानी के विचारों में आकर और एक उस गांधीवाद के विचारों से ओतप्रोत होकर लेखिका पिस जाती है। जैसा उसकी नानी की भावनाएं थी और जो वो गांधीवादी विचारों का व्यक्ति था, उन सब के बीच भी रहकर लेखिका की माँ क्या करती थी? अपने विचारों की अभिव्यक्ति रखती थी। क्या था कि अनमैरिड थी, कुछ नहीं करती थी, घर में सब अपने ढंग से रहते थे। तो उस समय उसको जब शादी हो जाती है तो उसको शादी के बाद खादी की साड़ी पहनने के लिए कह दिया जाता है। ससुराल पक्ष में उसको खादी की साड़ी पहनने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या है, वो जो खादी की साड़ी है वो भारी भरकम थी, लेखिका को तो पहननी नहीं आती थी। वो क्या करती, उसने रात भर जाकर उसका अभ्यास करती कि सुबह लोगों के सामने, मुझे परिवार वालों के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, उस साड़ी को पहनने का अभ्यास करती। यहाँ तक कि सब चलता रहा। लेखिका की जो दादी थी वो उनकी माँ पर कमेंट करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोछी और छीके पे टांग दी। क्या? धोई पोछी और छीके पे टांग दी। मीनिंग कहने का क्या कि कुछ नहीं, इतनी नाजुक सी कली है, नहाती धोती है और बैठ जाती है और इसके बस का कुछ नहीं है, भारी भरकम काम इससे नहीं होता। लेकिन इतना नहीं है, ठीक है उसको कहा है, लेकिन किसी की ये हिम्मत भी नहीं है। धोई पोछी और छीके पर टांग दी, नहाई धोई तैयार हुई, अपने घर में रही, किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो उसके साथ उसको टॉर्चर करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है उनके परिवार में, ऐसा भी नहीं है कि वो उसको टॉर्चर करेंगे। वो टॉर्चर नहीं करते उसको, उल्टा वो क्या कहती हैं कि हम हाथियों से हल नहीं जुतवाते, हमारे घर पर बैल है। क्या है? बैल है। हम अपनी बहुओं से इतना भारी भरकम काम जो है नहीं करवाते। इतनी नाजुक सी कली जो लेखिका थी उसके पास, लेखिका की माँ जो इतनी नाजुक सी थी, उससे कोई काम नहीं होता था। तो फिर भी वो क्या करती है, अपने विचारों को लेकर चलती है। फिर जो कोई घर में ठोस काम होता था, कोई अहम काम होता था, उसमें लेखिका की माँ की जो विचार अग्रणी होते थे, ठोस होते थे, जो वो कहती थी वही होता था। घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके विचारों को कोई टोक दे। जैसा उसने कहा है वैसा ही किया जाएगा। ऐसा क्यों था? क्या था? इसके दो कारण थे। एक तो ये था कि लेखिका की जो माँ थी वो साहबी खानदान की औरत थी, रईसी खानदान की। दूसरा, एक होनहार सा, एक पढ़ा लिखा लड़का जरूर है, उसके पास और कुछ भी नहीं है, ना पैतृक संपत्ति है, पैसा अपने सिर चढ़ा कर रखता है, उन्होंने अपनी लड़की उनके घर में दी हुई थी। एक तो ये कारण था। दूसरा, लेखिका के विचारों की अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट थी। क्या? कि वो कम बोलती थी। कम बोलने के कारण परिवार में आदर पाती थी। जब परिवार में वो आदर पाती थी, ईमानदार थी, निष्पक्ष थी। लेखिका की माँ ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, जिसके कारण उसको समाज में इज्जत मिलती थी।
तो ऐसे ही चलते चलते जब हम चलते चले जाते हैं तो लेखिका के परिवार में क्या होता है, लेखिका की माँ जो है वो गर्भवती हो जाती है। फिर उसकी दादी मन्नत मांगती है कि मेरे घर में अगर गोद में खेले तो पोती ही खेले। कौन खेले? पोती ही खेले। हम यहाँ से नोट करेंगे कि आज के विचारों को उन्होंने अहम भावना दी है कि सब लड़का चाहते हैं। नहीं, लेखिका की दादी क्या मांगा? लड़की मांगी। एक नहीं, भगवान ने उन पर इतनी मेहरबानी की कि उनके घर 5-5 लड़कियां हुई। एक नहीं, 5-5 लड़कियां हुई। उनकी दादी ने कभी उनसे ऐसा भाव नहीं किया। कोई घर का काम उनमें से नहीं करती थी। खाया पिया और सब बेड पे बिस्तर पर बैठ दिया जाता था। लेखिका की माँ ने भी लेखिका को कभी ऐसी कहानियां नहीं सुनाई जो भारतीय समाज के अंदर एक लड़की को सुनाई जाती हैं कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है। ऐसा उसको कुछ नहीं सुनाया। क्या कहा उसको कि सब जो पढ़ने लिखने का काम था वो करती थी, टीवी देख लिया, गाने सुन लिए, बस ये सब काम चलता था उनके यहाँ पर, और कोई काम वो नहीं करती थी। तो इनके चलते चलते जब वो चलते जाते हैं, ऐसे ही स्वतंत्र लेखन में चले जाते हैं, तो उनके इन विचारों का उनको बच्चा होता है, उसके प्रति भी उनके विचार अभिव्यक्त होते हैं। फिर क्या है कि एक बार पड़ोस के अंदर शादी होती है, सभी घर के मेंबर शादी में चले जाते हैं। उनकी जो दादी होती है वो घर में लेटी होती है। जब वो घर में लेटी होती है तो एक चोर घर में घुस जाता है। जब वो चोर घर में घुस जाता है तो लेखिका की दादी की आंख खुल जाती है। वो उसे पहचान लेती है कि कोई चोर आया है। वो कहती है कि बेटा मुझे पानी दे दे। तो चोर समझता है कि इतनी जल्दी इसने कैसे पहचान लिया। वो उसकी पाँवों की आहट को ही सुनते ही उसकी आंख खुल गई। ये मानने की बात है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ापे की अवस्था में नींद अचेत हो जाती है, जल्दी खुल जाती है, तो उनकी भी आंख खुल गई। वो उस चोर को पानी लाने के लिए कहती है। पहले तो चोर आनाकानी करता है। जब उसको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि इसकी नानी ने इसे पहचान लिया, दादी ने उसको पहचान लिया, तो वो फिर उसके लिए पानी लाने के लिए कहता है कि मैं तो चोर हूँ। वो कहती है चोर है तो क्या है, मैंने तुझे बेटा कहा है, जा मेरे लिए पानी लेके आ और लोटे को अच्छे से धो लियो, साफ कर लियो और पानी को ढक कर लेकर आई। वो उसको ये बोलती है। तो कहता है मैं तो चोर हूँ, कहा ना तेरे को कि लोटे को अच्छे से धो लियो, साफ कर लियो, फिर ले आइयो। अब वो क्या करती है, लेखिका उस लोटे लेखिका की जो दादी हैं वो क्या करती हैं, उस लोटे का आधा पानी आप पी लेती है और आधा पानी उस चोर को पिला देती है। फिर कहती है कि बेटा अब जो पानी मैंने पिया है वही पानी तूने पिया है। अब हम दोनों का माँ बेटे का रिश्ता हुआ। अब तेरी मर्जी है, तू चोरी कर या तू खेती कर। तो चोर भी बड़ा शर्मा जाता है और वो चोरी का काम छोड़कर क्या करने लग जाता है, खेती करने लग जाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी के अंदर स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति आज हमें देश की स्वतंत्रता की नहीं, अपने अंदर की स्वतंत्रता की जरूरत है। किसकी? अपने विचारों की स्वतंत्रता की जरूरत है, उसका होना जरूरी है। तो बच्चों हम फिर कल इस लेसन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।